गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञान आईएएस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत काफ़ी दिन के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ, क्योंकि कुछ घर में ट्रेजेडी हो गई थी, उसकी वजह से मैं वीडियो समय पर बना नहीं पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो को लगातार आपके साथ लेकर आऊँगा और आप उसको फॉलो करते चलना और अपनी स्टडी को ठीक से बेहतर सही दिशा में लेकर चलना। तो आज मैं फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट करूंगा। लास्ट टाइम मैंने अमेरिका क्रांति और अमेरिका क्रांति के साथ ही मैंने गृह युद्ध को भी पढ़ाया था, उसके ऊपर लेक्चर बना चुके थे। तो यानी कि अमेरिका रिवॉल्यूशन और उसका सिविल वॉर समाप्त हो चुका था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रांस रिवॉल्यूशन, और फ्रांस रिवॉल्यूशन यानी कि 1789 में प्रारंभ हुआ, वह पढ़ेंगे। फिर देखो उसके साथ पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि फ्रांस रिवॉल्यूशन की पृष्ठभूमि क्या है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या रही, यानी कि किन कारणों के कारण वह रिवॉल्यूशन हुआ और ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनती चली गई जिनकी वजह से वहाँ की जनता उग्र हुई और 3-4 टायर में उन्होंने अपनी क्रांति को सुनिश्चित किया। उसके बाद नेपोलियन के कदमों से होते हुए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भूमिका तैयार होती है, तो वह हम यहाँ आज पढ़ेंगे। नेपोलियन तो शायद मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँ, क्योंकि टॉपिक लंबा है। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन को हम 2 क्लासेस में अपनी कंप्लीट करेंगे। तो पहला लेक्चर आज हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेपोलियन की फिर महाद्वीपीय व्यवस्था क्या रही और नेपोलियन ने किस तरीके से राष्ट्रवाद को उभार कर वहाँ डिक्टेटरशिप लेकर आया और कैसे यह पराजित हुआ और कैसे इसने वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एक तरीके से देखा जाए तो उसकी भूमिका भी तैयार की। देखो, वैसे तो देखा आपने 1789 यानी कि 1789 में क्रांति हो रही है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हो रहा है, तो देखो बीज कहाँ से कैसे बोए गए वह आपको देखना होगा। वहाँ के बोए गए बीज देखो कितने दिन बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ दिखाई पड़ेगा। आपने बस यहीं तक पढ़ा होगा कि नाजीवाद, मुसोलिनी वगैरह फांसीवाद, नाजीवाद जर्मनी यानी कि हिटलर और फांसीवाद आपने पढ़ा होगा इटली यानी कि मुसोलिनी। वहाँ से उन्होंने तो वो तो तत्कालिक प्रभाव से उन्होंने वहाँ पे क्रांति रिवॉल्यूशन स्टार्ट की, डिक्टेटरशिप ले गए। लेकिन कहीं ना कहीं नेपोलियन से किस तरीके से वह प्रेरित हुए और क्या ऐसे कदम नेपोलियन ने उठाए जिसके लिए फिर आगे मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोगों ने जन्म लिया और कहाँ से वो इनसे मेल खाते थे और कहाँ इससे भिन्न थे, वह पढ़ेंगे। तो देखो, उत्तरदायी परिस्थितियों में पढ़ेंगे राजनीतिक कारण क्या रहे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या था और बौद्धिकों की यानी कि दार्शनिकों की जैसे नेकर तुर्गो जैसे कुछ व्यक्ति थे, उनकी क्या भूमिका इसमें रही। वहीं पढ़ेंगे प्रक्रिया और चरण। प्रक्रिया और चरण में पढ़ेंगे क्योंकि फ्रांस रिवॉल्यूशन किसी एक चरण में कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यह आगे बढ़ता चला गया और क्रम बाई क्रम कई सारे स्टेपों में जाकर फिर नेपोलियन आ जाएगा और नेपोलियन फिर कैसे इसको क्रांति को अलग दिशा में लेकर जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमको यहाँ तक पढ़ेंगे चरणों की बात, पृष्ठभूमि पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट चरण में संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र का मतलब यह होता है कि राजा के रहते हुए, जैसे तुमने देखा होगा ब्रिटिश के अंदर वहाँ पर राजा भी विद्यमान है और राजा विद्यमान के साथ साथ वहाँ पर लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक शासन भी चलता है। तो राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संविधान के हिसाब से और सर्वोच्च राजा ही रहेगा, उस हिसाब से वहाँ शासन की मांग हुई और उस तरीके से वहाँ पहले चरण में क्रांति हुई। दूसरा चरण उग्र गणतंत्र का आएगा, रॉबर्ट स्पेयर जैसे व्यक्ति वहाँ पर आतंक का राज्य स्थापित करेंगे। फिर थर्ड चरण में उदार गणतंत्र आएगा, जिरोंदिस जैसे प्रांत उदारवादी, जैसे हमारे यहाँ गरम दल और नरम दल जब हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी यानी कि आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय हमारे यहाँ भी उसी तरीके से उग्रवादी और उदारवादी 2 गुटों में बट गए थे। जैसे लाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति गरम दल में चले गए और वहीं कुछ नरम दल में, जैसे तुमने देखा होगा गांधी वांधी बहुत सारे लोग, नेहरू जी, ये सब कैसे थे नरम दल में यानी कि लिबरल उदार तरीके से। और थर्ड चरण यानी कि उदार गणतंत्र। और फिर फोर्थ चरण में नेपोलियन जैसे ही प्रवेश करेगा उसको देखेंगे कि क्या किस तरीके से फिर वहां पे क्रांति को जन्म दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं पृष्ठभूमि से। तो देखो यहाँ हम लिख भी लेते हैं कि 1789 अगर डेट लिखनी चाहो तो लिख लो, रिवॉल्यूशन की ज़्यादातर मोस्टली यही लिखी जाती है।
तो देखो पृष्ठभूमि क्या थी। अब पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि में हम पढ़ेंगे कि पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से यह क्रांति हुई। उसी के साथ वह कारण है जैसे वहां पर कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग यानी कि पादरी चर्च व्यवस्था की सर्वोच्चता थी। पूरे यूरोप में ही उस समय तुमने पढ़ा है अमेरिका क्रांति में क्या था। अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट अलग है और अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग है। तो अमेरिका में आपने देखा जो यूरोप के लोग गए थे वहां उन्होंने वही व्यवस्था अपनाई, चर्च व्यवस्था वहां पर स्ट्रॉन्ग थी। उसी के अगेंस्ट में फिर वहां भी क्रांति हुई। उसी तरीके से यूरोप में पहली क्रांति फ्रांस में, ये बात ध्यान रखना। और फ्रांस में ही क्यों हुई, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाता है कि यूरोप के अंदर पहली क्रांति फ्रांस के अंदर ही क्यों हुई, क्योंकि और कंट्रियों के अंदर भी वहां पर इसी तरीके की समान तरीके की सिचुएशन थी, यानी कि चर्च, पादरी, कुलीन जैसे वर्ग वहां पर मौजूद थे और आम जनसाधारण लोगों का वहां शोषण करते थे। लेकिन महाक्रांति क्यों नहीं हुई, इसके पीछे भी कुछ कारण है, वह वहीं पढ़ेंगे जहां पर हम प्रश्न लिखेंगे। तो देखो पृष्ठभूमि इसकी यह है कि यहाँ पर कुलीन वर्ग मौजूद था, सामंत वर्ग मौजूद था और कुलीन और सामंत जो वर्ग था इसको अधिकार प्राप्त थे, अधिकार इसको प्राप्त थे और टैक्स देने से भी यह मुक्त था, यानी कि ये टैक्स फ्री था। और यह टैक्स फ्री था तो इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स कौन दे रहा है, जनसाधारण, और ये टैक्स को ले रहा है और टैक्स लगाने का भी अधिकार इसी को। वहीं पादरी जैसे व्यक्ति, पादरी चर्च में जो सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठते थे, पोप जैसे व्यक्ति, इन लोगों को सम्मान भी इन्हीं लोगों को प्राप्त था और टैक्स लेने का भी और लगाने का भी इन्हीं को अधिकार प्राप्त था। यानी कि जब अधिकार तो इनके पास और कार्य करना आम जनसाधारण को वहां पर पड़ता था और उनकी ना तो बात सुनी जाती थी और ना वहां पर उनकी कोई भी राजनीतिक तरीके से कुछ भी प्रक्रिया में उनका कोई भाग, यानी कि कुछ भी उस तरीके से उनकी कोई बात वहां सुनी नहीं जाती थी और ना राजनीतिक उनका सशक्तिकरण था, क्योंकि वह जनसाधारण था। देखो उस समय वहां जो मध्यम वर्ग था, और मध्यम वर्ग देखो इनकम तो मध्यम वर्ग की ठीक ठाक थी वहां पर, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई वह भुखमरी के कारण नहीं हुई, वह तो केवल सम्मान और प्रतिष्ठा के कारण हुई, क्योंकि उनके पास धन और बल तो, धन तो था मध्यम वर्ग के पास, क्योंकि वह वर्ग व्यापार वाणिज्य शिक्षित वर्ग था। जो उसमें मध्यम वर्ग, उसके पास पैसा भी था, सेवा करता था, तो और सेवा के बदले में वह कुछ धन को अर्न भी करता था, उसी के माध्यम से वह वहां पर अपना व्यवसाय चलाता था। तो वहीं ये जो वर्ग थे ये शोषण करते चले गए। आपने देखा होगा सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध जब कनाडा वगैरह के साथ में ब्रिटिश वगैरह अमेरिका के बॉर्डर को लेकर हुआ था, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद फिर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति हुई, उसमें भी जो फ्रांस के जो राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने उसमें भाग लिया। और उसमें भाग लेने से क्या हुआ कि फ्रांस की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति थी वह बिगड़ती चली गई और उन्होंने क्या काम किया कि वहां पर आय का कोई उस तरीके से विकल्प नहीं खोजा और विकल्प ना खोजने की वजह से वहां आर्थिक संकट गहराए और जिसके एवज में कुलीन और सामंतों ने आम जनों के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दिया, यानी कि टैक्स बढ़ा दिए। तो यानी कि फ्रांस के अंदर आय के हिसाब से, जो आय के हिसाब से टैक्स था, यानी कि आय के हिसाब से जो टैक्स होता था वह नहीं लिया जाता था, वहां पर तो खर्चे के हिसाब से टैक्स लगाया जाता था, यानी कि जितना उनका एक्सपेंडिचर होगा उसी के हिसाब से वह टैक्स लगाते थे। उस तरीके से अब देखो खर्च तो तुमने कर दिया 500 करोड़ रुपए और टैक्स मतलब कि तुम्हारा पहले उससे 2 करोड़ रुपए है, तो इसका कोई औचित्य थोड़ा ही, तुम खर्च कर रहे हो 5 करोड़, तो ये देखो ना खर्च कितना करना है, उसके एवज में तुम टैक्स लगा रहे हो लोगों के ऊपर, तो शोषण तो लोगों का ही होगा, फिर क्या होगा, उनमें आक्रोश बढ़ेगा। तो यानी कि अगर पहले से ही संतुलन बैठा के चलो, यानी कि एक तरीके से रेवेन्यू को लेकर वहां उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण वहां आम जन के ऊपर बोझ टैक्स का बढ़ता चला गया और कोई उनके पास अधिकार नहीं था। तो यानी कि तुमने देखा होगा इसमें 3 शासक हुए, लुई
फ्रांस के अंदर लुई 14, लुई 16, 15 और लुई 16। तो इनके कुछ कालखंड भी हैं जिस कालखंड में यह लोग वहां पर रहे। तो लुई 14 जो था 1643 से लेकर 1715 तक रहा। उसके बाद लुई 15 जो रहा, लुई 15 के समय जो कालखंड था उसका वह 1715 से लेकर 1740 तक रहा। उसके बाद लुई 16 साहब आए, यह जो रहे 16 से लेकर 92 तक रहे, यानी कि 1774 से लेकर 92 तक रहे। उसके बाद जैसे ही वहां पर लुई 16, देखो ये जो लुई 14 शासक था यह एक योग्य शासक था, यानी कि अगर ये योग्य शासक था तो इसने बैलेंस बनाकर रखा थोड़ा बहुत। डिक्टेटरशिप तो यही लेके आया लुई 14। तो जब ये लेकर आया लुई 14 डिक्टेटरशिप वहां, तो लुई 15 और 16 इसके वंशज थे, यानी कि ये थे अयोग्य शासक वहां, अयोग्य शासक, और ये योग्य शासक था। जब ये योग्य शासक था तब तक ये रहा, तब तक आक्रोश तो होना स्टार्ट प्रारंभ हुआ, क्योंकि डिक्टेटरशिप आई, और डिक्टेटरशिप आई तो इसके अगेंस्ट में लोगों ने ज्यादा उस समय कोई ज्यादा क्रांति को अंजाम नहीं दिया। लेकिन उसी के साथ उन्होंने फिर जब लुई 15 और लुई 16 आएंगे, और लुई 15 सप्तवर्षीय युद्ध में व्यस्त हो जाएगा, और लुई 16 जैसे व्यक्ति अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय में उसमें भाग लेंगे, और इनका वित्तीय बोझ बढ़ेगा, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी और वित्तीय बोझ बढ़ेगा। तो वित्तीय को इकट्ठा करने के लिए, यानी कि वित्त को बोझ को कम करने के लिए वो क्या काम करेंगे, फिर वहां के सम्राट टैक्स आम जनता पर लगाएगी। तो पादरी और ये जितने भी कुलीन जैसे वर्ग जो वहां पर थे उन्होंने टैक्स बढ़ाया, और टैक्स बढ़ाते ही उसका सीधा का सीधा कास्केडिंग इफेक्ट आम जन के ऊपर पड़ा, और आम जन के ऊपर पड़ने से उनकी अर्थव्यवस्था यानी कि उनकी दशाएं खराब होती चली गई। और जो जब उनकी दशाएं खराब हुई, देखो ना तो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा ना उनको राजनीतिक प्रतिष्ठा। जब सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं है तो फिर वो क्रांति करेंगे, क्योंकि देखो उनको वोट दे, कुछ लोगों को तो वोट देने का राइट भी नहीं था, वो तो क्रांति के बाद देखेंगे कि वोटिंग राइट नहीं है इनके पास, ना इनको सामाजिक प्रतिष्ठा, ना इनका राजनीतिक में कोई हस्तक्षेप। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनके पास सम्मान नाम की कोई चीज ही नहीं, क्योंकि देखो पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे, मध्यम वर्ग भी इनके पास था, और पैसा भी कमाते थे। ऐसा नहीं कि ये, क्योंकि तुमने देखा जब टैक्स ये दे रहे हैं तो पैसा कमा रहे, उसी के ऊपर तो टैक्स दे रहे होंगे। तो यानी कि संपन्न वर्ग भी था इसके पास, और संपन्न होने के बावजूद इनके पास कोई प्रतिष्ठा नाम की चीज नहीं थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति भुखमरी या रोटी के लिए नहीं हुई, वह तो केवल प्रतिष्ठा के लिए क्रांति हुई थी। तो यूरोप में सबसे पहले क्रांति फ्रांस में हुई, और मेन कारण फ्रांस का ये है। और फिर इनकी अयोग्य शासक होने के कारण इन्होंने जो युद्धों में भाग लिया, और उस पर सरकारों के ऊपर, वहां के यानी शासकों के ऊपर बोझ बढ़ा, और बोझ बढ़ने के क्रम में इन्होंने जब टैक्स लगाया, और टैक्स लगाने क्रम में जब वसूला इन्होंने जबरदस्त तरीके से कुलीन सामंत वर्गों ने, उसी समय लोगों की स्थिति खराब दयनीय होती चली गई, और लोगों में आक्रोश पनपता चला गया। पृष्ठभूमि इसकी इतनी है। अब यहाँ से आएंगे उत्तरदायी परिस्थितियां। उत्तरदायी परिस्थिति, तो हमने परिस्थिति पढ़ ली है, यानी पृष्ठभूमि पढ़ ली। पृष्ठभूमि क्या रही, अब देखो राजनीतिक कारण क्या रहा, यानी कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही। फ्रांस के अंदर 3 वर्ग थे। अब ये 3 वर्ग देखो, एक को बोलते थे फर्स्ट स्टेट, एक था सेकंड स्टेट, एक था थर्ड स्टेट। तो ये तो सामंत थे, ये कुलीन वर्ग, ठीक। फर्स्ट वर्ग के अंदर कौन थे, पादरी या सामंत। पादरी मान के चल लो, पादरी लिखो तो अच्छा रहेगा, पादरी। ये कुलीन वर्ग यानी सामंत या कुलीन, ये तो एक ही बात है। पादरी जो पोप चर्च के अंदर रहता था, और कुलीन या सामंत जो उसके नीचे काम करते थे। वहीं फिर थर्ड स्टेट था जनसाधारण, जनसाधारण। तो ये 3 स्टेट वहां पर मौजूद थे। अब देखो राजनीतिक कारण क्या रहा यहाँ पर। राजनीतिक कारण का मतलब यह हुआ कि जब लुई 14 के समय में डिक्टेटरशिप वहां पर आई फ्रांस के अंदर, और यह योग्य शासक होने के कारण उस समय वहां पर लोगों ने इसकी डिक्टेटरशिप को थोड़ा स्वीकार किया, क्योंकि इसने जन कल्याण के लिए भी, आम जन के लिए भी कार्य किए वहां पर प्रारंभ में। उसके बाद
जैसे ही लुई 14 का कार्यकाल समाप्त होता है और लुई 15 और लुई 16 वहां पर शासक आते हैं, उसी समय में सप्तवर्षीय लुई 15 के समय में वहां पर सप्तवर्षीय युद्ध चलता है और सप्तवर्षीय युद्ध के चलने के क्रम में लुई 15 उस सप्तवर्षीय युद्ध में संलग्न हो जाते हैं और संलग्न होने के क्रम में युद्ध व्यय बढ़ जाता है, यानी कि फ्रांस के आम जन के ऊपर वह जो वित्त कोष में कमी आती है, उस वित्त कोष की क्षतिपूर्ति करने के लिए सामंत और कुलीन जैसे, ये पादरी और कुलीन यानी कि सामंत कुलीन जैसे व्यक्ति आम जन पर टैक्स लगाते हैं और टैक्स लगाने से उन लोगों में आक्रोश पैदा होता है, जबकि उनकी राजनीतिक कुछ भी कोई भी यहाँ पर क्रियाकलाप नहीं है। उसके बाद भी केवल टैक्स दाता कौन है? जनसाधारण लोग, और ये टैक्स से दोनों के दोनों व्यक्ति मुक्त हैं और इनकी विलासिता में कोई कमी नहीं आ रही। वहीं लुई 15 के समय में भी महाशासक जो थे अयोग्य तो थे ही, उसके साथ साथ विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए, यानी कि जब यहाँ लुई 15 के समय में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और उस युद्ध में संलग्न होने के कारण वहां पर कोष में कमी आई, तो इन्होंने कोष के कोई अन्य विकल्प भरने के लिए अन्य विकल्प आए कि नहीं खोजे, तो एक्सपेंडिचर के हिसाब से इन्होंने वहां आय का निर्धारण किया और आय का निर्धारण जैसे ही किया तो वहां पर इस थर्ड वर्ग का, यानी कि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे के जैसे व्यापारी वर्ग, उसी के साथ साथ टीचर्स वगैरह, वकील वगैरह, वो जो आम जन थे वहां पर, उनका शोषण प्रारंभ हुआ। क्योंकि जैसे ही वहां पर वित्त कोष की बढ़ने की बात आई तो सारा का सारा टैक्स क्या हुआ? कंप्लीटली इनके ऊपर डाल दिया गया, जबकि इनका राजनीति में कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और टैक्स लगाने वाले ये कुलीन, पादरी, सामंत जैसे व्यक्ति हैं और खुद टैक्स से मुक्त हैं, और जबकि यही व्यक्ति कार्य करने वाला है, वहां की इकोनॉमी में अपना योगदान देने वाला यही व्यक्ति, और इसी के ऊपर अंधाधुंध टैक्स लगाए जा रहे हैं, यानी कि बिना सोचे समझे अन्य किसी भी कारण, कोई भी कारण जाने इन लोगों के ऊपर, इनको यही नहीं पता कि कारण क्या है हमारे ऊपर टैक्स लगाने का, बस इनको बोल दिया गया। वहीं जमीन का एक बहुत बड़ा संपत्ति का हिस्सा इन कुलीन और सामंत, पादरी जैसे व्यक्तियों के पास था, और यह उस तरीके से कृषि प्रधान देश था उस समय में फ्रांस, और कृषि प्रधान होने के क्रम में यहाँ किसान और मजदूरों का इतना खतरनाक शोषण होता था कि ये जो सामंत कुलीन वर्ग थे उस समय, वहां पर किसानों को बहुत कम मात्रा में खाद्य सामग्री उसकी पूर्ति करने के लिए ही दी जाती थी, बाकी सब काम ये अपने विलासिता में उसको खर्च कर देते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो किसान और मजदूरों की स्थिति वहां पर दयनीय हुई, और मध्यम वर्ग के ऊपर भी टैक्स जैसे ही लगाएगा उनकी स्थिति भी वहां, और प्रतिष्ठा नामी कोई चीज नहीं, जबकि राजनीतिक सर्वे सर्वा यहाँ पर सम्राट हुए, क्योंकि सम्राट लुई 14 ने बोल दिया था कि मैं ही राजा हूँ और मैं ईश्वर का प्रतीक हूँ, ईश्वर ने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा है, यानी कि देवीय सिद्धांत को लागू किया गया। देवीय सिद्धांत मैंने आपको अमेरिका जब रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें बता दिया था, तो वही तर्क उन्होंने यहाँ पे दिया कि जो देवीय सिद्धांत, यानी कि राजा जो होता है वो देव का रूप होता है, देव का रूप मतलब भगवान का रूप है, तो जो राजा आया है वहां पर वो भगवान का रूप है, जो भी वह बोलता है वही आंख बंद करके विश्वास करो और उसी के अनुसार अपने कार्य को सुनिश्चित करो। तो यानी कि जब इस तरीके की वहां संरचना डेवलप कर दी गई तो राजा ने जो भी कहा देवीय सिद्धांत के तहत वही वहां पर मानने के लिए आम जनता को बाध्य किया गया। फिर ये सामंत वर्ग जो थे यही न्यायिक व्यवस्था में थे और यही वहां पर उच्च पदों पर जाते थे, क्योंकि जनसाधारण को उच्च पदों पर जाने का कोई अधिकार उस तरीके से वहां दिखाई नहीं पड़ता। तो यानी कि राजनीतिक कारण यह महत्वपूर्ण हुआ कि देखो राजनीतिक इनके पास कोई भी इच्छा शक्ति रखने का तो छोड़ो, इनके पास कोई भी उस तरीके का स्कोप ही नहीं था। तो यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है, टैक्स लगाने वाले ओनली यह दो वर्ग हैं और वसूलने वाले भी ये दोनों वर्ग हैं। और जॉर्ज 15 जैसे यानी कि लुई 15 और 16 जैसे व्यक्ति अपनी विलासिता जिंदगी जी रहे हैं और वहीं युद्धों में भी भाग ले रहे हैं। और युद्धों में भाग लेने के क्रम में कोष में कमी आती है और वहीं वित्तीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, जिसके क्रम में ये दोनों वर्ग वहां के किसानों के ऊपर या जनसाधारण के ऊपर यानी थर्ड वर्ग के ऊपर टैक्स लगाते हैं, थर्ड स्टेट पर, और उनका आक्रोश वहां पर बढ़ जाता है। सामाजिक कारण भी इसी में मैंने तुम्हें बता दिया। सामाजिक कारण यह है कि उनको कोई भी उस तरीके से वहां उच्च पदों पर सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा नहीं दी जाती थी, ना उनका उस तरीके से कोई सम्मान था। सम्मान केवल इन दो वर्गों का था, करने वाला कार्य को ये वर्ग था और उसके करे हुए को भोगने वाला यह दोनों वर्ग था। उनके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते चले गए और सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा भी कोई नहीं। वह कहते थे कि देखो ये जो हमारे यहाँ
टैक्स प्रक्रिया है इसमें सुधार हो और सभी को समानता का अधिकार मिले। इसी क्रम में यह बात कही जाती है कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई या भूखमरी के लिए नहीं हुई, कारण नहीं हुई, वह तो केवल समानता के लिए हुई। ऐसे ही मेंस का क्वेश्चन बन जाता है कि समझाइए कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता स्थापित करने के लिए हुई, टिप्पणी कीजिए या समझाइए। स्टार्टिंग में लिख देगा या टिप्पणी लिख देगा या मूल्यांकन लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। उस तरीके से तुम्हें बताना होगा कि ऐसे ऐसे वहां सिस्टम था और इसी संरचना के कारण वहां समानता स्थापित करने के लिए समाज का एक मध्यम वर्ग आगे आया और समाज का मध्यम वर्ग जब आगे आया तो यानी कि वह समानता स्थापित करने के लिए स्टार्टिंग में बात करता था। उसके बाद तो जब तुम देखोगे फिर जैसे भारत का भी ऐसे ही था सिस्टम, जब भारत की आज़ादी की बात चलती थी तो हम आज़ादी की बात नहीं करते थे स्टार्टिंग में, हम भी यहाँ पर बात करते थे संवैधानिक सुधारों की बात। उसी क्रम में तुमने देखा होगा अंग्रेज भी उस बात को भली भांति जानते थे कि अभी तो ये संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे हैं और उसी क्रम में वह आक्रोश को दबाने के लिए संवैधानिक सुधार यानी कि कुछ अमेंडमेंट करके एक्ट लेकर आते थे और उनके माध्यम से अपने शासन को सुनिश्चित करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर समानता के लिए पहले यहाँ लोगों ने अपनी आवाज को मुखर किया। उसी के साथ देखो आर्थिक कारण यह था, अब समझ गए होंगे। वैसे तो आर्थिक कारण क्या था, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं से निकल कर आ रहा है कि आर्थिक कारण वही था। सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ लुई 15 तो उसमें वश हुआ और लुई 15 के उसमें वश होने के कारण वित्तीय बोझ बढ़ा और जब वित्तीय बोझ को कोष को पूर्ति करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं ढूंढा गया टैक्स के सिवा, तो आम जन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया और जब टैक्स लगाया तो जन आक्रोश तो ऑटोमेटिकली बढ़ना ही था। और वहीं फिर क्या हुआ, बौद्धिकों जैसे दार्शनिकों की भूमिका इसमें यह रही। तो देखो अब बौद्धिकों यानी दार्शनिकों की भूमिका क्या रही, दार्शनिकों की भूमिका यह रही कि जैसे आपने रूसो पढ़ा था, रूसो को लेकर फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रूसो ना होते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। तो उससे पहले हमें यह देखना होगा, जैसे रूसो को लेकर इसमें फ्रांस की क्रांति में मतभेद रहता है। रूसो व्यक्ति जो थे वो फ्रांस की क्रांति से काफी इंटरलिंकिंग हो जाते हैं, देखो कैसे, और इनके ऊपर प्रश्न आए भी हैं लास्ट पेपरों में और आगे भी आने की संभावना है। बस सेंटेंस को फॉर्मेशन को वह चेंज करके इसको पूछता रहेगा। तो देखो रूसो ने, पहले तो ये देखना होगा कि रूसो ने क्रांति को कैसे प्रेरित किया, कि अगर रूसो ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। वहीं एक मत तो यह है कि रूसो ने फ्रांस की क्रांति की, रूसो न होता तो फ्रांस में क्रांति न होती, क्रांति न होती। ठीक, एक तो यह हुआ, यानी कि अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति वहां पर ना होती। और दूसरा मत यह होता है कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका नहीं थी, यानी कि दार्शनिकों की भूमिका नहीं थी का मतलब यह हुआ कि वहां की जो परिस्थितियां थी, फ्रांस की क्रांति का मेन कारण तो वह था। अब देखो इसमें दो मत हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जहां हमेशा कन्फ्लिक्ट होता है ना प्रश्न में, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम में प्रश्न वहां से काफी बनते। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी का विषय और इसमें हमेशा स्कोप यह रहता है कि व्यक्ति अपने वक्तव्य दे, यानी कि अपने विचार बताए, इसने इससे क्या समझा, यानी कि टॉपिक से समझ के इसने इसका निष्कर्ष क्या निकाला और यह अपने विचारों में हमको क्या समझा पा रहा है। यानी कि देखो रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती। अब रूसो ने क्या कहा था ये मैंने आपको लिखवाया है, उसको आप एक बार और रिमाइंड कर लेना या उसको एक बार स्टडी कर लेना, यानी कि रिवीजन कर लेना, उसके बाद देखना, फिर समझना, देखना वीडियो को कि क्या कहा उसने, बताऊंगा वैसे तो अभी मैं। और दार्शनिकों की भूमिका नहीं थी, यानी कि इसके लिए तो फ्रांस की तत्कालिक परिस्थितियां थी। अब देखो इस बात को नकारने से पहले यह देखना होगा कि रूसो ने कहा क्या था। मैंने बताया था आपको, रूसो ने कहा था कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है और उसी तरीके से स्वतंत्र है जैसे प्रकृति स्वतंत्र है, और व्यक्ति विकास के क्रम में स्वतंत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वह केवल लोभी प्राणी होने के उसमें उल्टे सीधे कार्यों को अंजाम देता है, जबकि व्यक्ति तो बहुत ही सोशल और सामाजिक और कर्मशील प्राणी है। तो वही देखो जब ये बात कही, यानी कि समानता स्थापित करने के लिए रूसो ने सारी बातों को क्या कहा, समानता स्थापित करने के लिए। वही मोंटेस्क्यू कहते हैं संवैधानिक सुधारों की बात करते हैं। और वहीं
वोल्टेयर जैसे व्यक्ति कहते हैं कि चर्च और बाइबल में कोई भी भगवान नहीं बैठा हुआ है, उस तरीके से वह उनका बाइबल चर्च वगैरह का खंडन करते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो प्रकृति पर बल देते हैं, और जब प्रकृति पर बल दे रहे हैं तो प्रकृति के क्रम में वहीं से इसने देखो रूसों के क्रम में हम यह बात कह सकते हैं कि रूसों ने फ्रांस की क्रांति में इसलिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि योगदान रहा। रूसों ने फ्रांस की क्रांति को अंजाम तो नहीं दिया, लेकिन फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया। प्रेरित कैसे किया तुमने देखा होगा, फ्रांस की क्रांति में ऑलरेडी वही जख्म दिखाई पड़ते हैं जिन जख्मों पर चोट रूसो करते हैं, क्योंकि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, कुछ भी आम जन साधारण का सामाजिक उसको प्रतिष्ठा नहीं, समानता यानी कि प्रकृति के विरुद्ध है। एक वर्ग तो शोषण करता है, दूसरे का शोषण हो रहा है, यानी कि एक व्यक्ति हैव्स नॉट और एक व्यक्ति हैव्स, उसके पास सब कुछ है और दूसरे व्यक्ति के पास कुछ नहीं, और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसका शोषण हो रहा है, कुछ चंद लोग। तो वही बात तो रूसों ने कहा था कि राज्य का जब गठन होता है और उसमें मध्यम वर्ग शासन करता है, मध्यम वर्ग के कारण ही वहां पर अपनी प्राइवेट संपत्ति यानी पूंजीवादी कैपिटलिज्म की संपत्ति के लिए वह अपने कुछ अधिकार किसी प्रतिनिधि को दे देता है, और वह व्यक्ति कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब उसे वह व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि को अधिकार दे देता है, समझौता कर लेता है अपनी सुरक्षा के लिए, और वही व्यक्ति फिर क्या करता है, तानाशाही करने लगे, और वही यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो उसी को उसने उसी के विरुद्ध आवाज उठाई और वही यहाँ दिखाई पड़ता है। और फिर फ्रांस की क्रांति इसीलिए रूसों के विचारों से, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे लोगों के विचारों से प्रेरित हुई, ना कि फ्रांस की क्रांति को इसने अंजाम दिया, फ्रांस की क्रांति इसने की। तो फ्रांस की क्रांति संभव बना दी इसने। तो इसीलिए देखो, जबकि दार्शनिकों की भूमिका नहीं थी। हाँ, अब प्रश्न आता है, ये दार्शनिकों की भूमिका नहीं थी। जब तुम मेंस के प्रश्न में इतना लिख लोगे कि इन्होंने यह बात कही, ठीक, उसके बाद आओ फिर इस प्रश्न, इस वाले पैराग्राफ में दार्शनिकों की भूमिका, तो केवल दार्शनिकों की भूमिका नहीं, इस बात को लिख के दूसरे पैरे से स्टार्ट करोगे कि यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और मतलब कि वहाँ की परिस्थितियाँ जो रही, पादरी, पोप, चर्च जैसी व्यवस्थाओं ने वहां पर जिस तरीके से लोगों का, आमजन का शोषण किया, तत्कालिक कंडीशन तो वही रही क्रांति के, लेकिन रूसों ने इसको प्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो तुम लिख ही दोगे अब इतनी तो कि तत्कालिक कंडीशन वहां की परिस्थितियां क्या थी, समानता नहीं, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा वर्ग जो शोषक झेल रहा था और शोषण झेलने के क्रम में टैक्स भी दे रहा था, जबकि ऊपरले पादरी और कुलीन जैसे व्यक्ति टैक्स मुक्त यानी कि टैक्स कोई नहीं देते थे और ऐश की जिंदगी जीते थे, विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, और इन लोगों के ऊपर बोझ पड़ता था। तत्कालिक परिस्थितियां तो देखो यही है, दार्शनिकों की इसमें कोई उस तरीके से भूमिका दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन दार्शनिकों ने प्रेरित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये उत्तरदायी परिस्थितियां आपकी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं प्रक्रिया और चरण। ठीक है, प्रक्रिया, अब देखो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब प्रक्रिया और चरण पे हम स्टार्ट करते हैं, प्रक्रिया और चरण कैसे रहा है, ये रफ कर देता हूँ यहाँ समझाने के लिए, तो मैं स्पेस बना रखेगा। देखो प्रक्रिया और चरण क्या है, पृष्ठभूमि क्या है इसकी। देखो, जब वहां अव्यवस्था तुमने देखा, पीछे पड़ गया कि अव्यवस्था फैल गई थी, और अव्यवस्था फैलने के क्रम में कहीं ना कहीं वहां के शासक को भी यह लगने लगा कि अब इस तरीके से शासन को चलाना तो नामुमकिन है, यानी कि कुछ सुधारों की मांग को स्वीकार किया जाए और जनता के आक्रोश को थोड़ा कम किया जाए, जिससे अपना स्थायित्व बना रहे। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर फर्स्ट चरण में संवैधानिक राजतंत्र यानी कि 1789 से 92 के बीच जो मध्यम वर्ग था, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग था, वकील, व्यापारी, एडवोकेट जैसे, मास्टर, टीचर जैसे व्यक्ति थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई और बैठक के क्रम में वहीं पर क्रांति की शुरुआत, तीनों स्टेट की बैठक हुई वहाँ पर, यानी कि पादरी, कुलीन सामंत और जनसाधारण, तीनों जब स्टेट की बैठक हो रही थी, उसी समय पर वहाँ पर मतदान को लेकर वहाँ पर क्रांति स्टार्ट हो जाती है और बास्टील के किले पर जनसाधारण कब्जा कर लेता है। बास्टील का किला पड़ता है फ्रांस के अंदर, तो उस पर आम जनसाधारण उसको अपने अंडर ले लेता है, यानी कि आक्रमण कर देता है, और जैसे ही उस पर आक्रमण कर लेता है तो वहाँ का राजा संवैधानिक राजतंत्र की सुधारों की मांग को एक्सेप्ट करता है और वहाँ संवैधानिक सुधारों की और अग्रसर प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो उसी क्रम में संवैधानिक राजतंत्र का चरण प्रारंभ होता है।
उसी के माध्यम से वहाँ पर यह बात कही गई कि एक संवैधानिक सभा बनेगी जिसमें मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, और उसी के माध्यम से यानी कि देखा जाए तो जो चर्च और पोप पादरी जैसे व्यक्ति हैं इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और वहाँ संवैधानिक यानी कि लोगों को मताधिकार दिया जाएगा। मताधिकार में भी बहुत सारी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है, इसीलिए यह क्रांति अगले चरण में शिफ्ट होती है। तो मताधिकार देखो, मताधिकार सक्रिय और निष्क्रिय दो कैटेगरी में बांटे गए लोगों को। सक्रिय व्यक्ति वह थे, उन्हीं को मताधिकार दिया गया जो टैक्स देते थे, यानी कि प्योर मध्यम वर्ग जैसे वकील एडवोकेट जैसे लोग थे जो टैक्स देते थे, उन्हीं को वहां पर वोटिंग राइट दिया गया। बाकी आम जनसाधारण को उससे अछूता रखा गया। तो यानी कि जिस लिए क्रांति की गई थी वह भी उसका लक्ष्य सुनिश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि जो सक्रिय लोग यानी कि जो टैक्स देते थे उन्हीं को वहां पर वोटिंग राइट मिला। तो यानी कि चंद लोग वहां उस तरीके से टैक्स देते थे और आयकर जो देते थे उन्हीं को वहां पर जब वोटिंग राइट मिलेगा तो हमेशा पॉलिसी उनके ही हितों में बनाई जाएगी, और वही हमेशा सरकार, तुमने ये बात मैंने पहले भी पढ़ाई थी कि हमेशा जब कोई भी डेमोक्रेटिक शासन आएगा तो उसमें मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि ही वहां पर जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ भी वही लोग वहां से गए। तो देखो, जो पादरी और चर्च वगैरह की संपत्ति थी उसको राज्य ने जब्त तो किया, लेकिन गरीब लोगों के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, यानी कि कृषि का पुनर्वितरण नहीं किया गया। इसी तरीके से तुमने देखा होगा भारत में जो राजा रजवाड़े थे, जब भारत आजाद हुआ हमारा, इसीलिए इंटरलिंकिंग करके प्रश्न आते हैं वहां से भी। तो जिस तरीके से वहां पर भारत के अंदर यहाँ क्रांति हुई, और क्रांति होने की वजह से आज़ादी के तत्पश्चात जब लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आए तो एग्रीकल्चर का भूदान आंदोलन तुमने पढ़ा होगा विनोबा भावे के नेतृत्व में। तो लोगों के जैसे वो मांगते घूमते घूमते मांग रहे थे लोगों से कि अपनी जमीन थोड़ी दान में दे दो ताकि इसका मैं गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊं। तो लोगों ने, तुमने देखा होगा, जमीनें वह भूदान आंदोलन के तहत दी जिनमें कुछ नहीं होता था, जिसको बंजर भूमि बोलते हैं, यानी कि वह भी जमीन का कोई औचित्य तो नहीं था। विनोबा भावे जी के पास काफी जमीन तो आई दान में, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दी, लेकिन जमीनें वह दी जिनमें कुछ उत्पादन नहीं होता था, वह ना देने के बराबर ही थी। उसी के बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आए, और लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत भी जमीनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी इससे प्रश्न एक यहाँ से जमीन से जुड़ा हुआ, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ पूछा गया था। तो भारत में पट्टे जैसी प्रक्रिया फिर चलाई गई। 2 1 बीघा 3 बीघा के पट्टे गरीब लोगों में वितरित किए जाते हैं। श्रेणी 3 की जमीन बहुत सारी होती है, श्रेणी 3 की जमीन होती है, या दृढ़ के वगैरह के नंबर कुछ होते हैं। उस तरीके से जो भी सरकार की जमीनें होती हैं उनमें सरकार गरीब आमजन लोगों को पट्टे भूमि में उसकी खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए वह जमीन के पट्टे कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए दे दिए जाते हैं, ताकि वह भी उस पर अपनी कृषि कर सके और अपने बच्चों का पालन पोषण उसी के साथ कर सके। तो उसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी जो पोप और पादरी चर्च के अंदर जमीनें थी वो जब तो राज्य के द्वारा की गई, लेकिन उसका पुनर्वितरण गरीबों के तहत अंदर नहीं किया गया। तो इसीलिए गरीबों की हमेशा के लिए ही वहाँ